स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 6 फरवरी को टर्की और सीरिया के हजारों लोगों ने एक ऐसे खौफनाक मंजर का सामना किया जिसकी दर्दनाक यादें शायद वो जिंदगी भर न भुला पाएं। दरअसल सुबह करीब 4 बजे टर्की के गाजियान्टेप प्रोविंस और सीरिया के एलेप्पो प्रोविंस को एक 7.8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने हिला कर रख दिया। इस अर्थक्वेक और इसके बाद आए कई और अर्थक्वेक्स में अब तक 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी गिरे हुए इमारतों के मलबे से बॉडीज और सर्वाइवर्स को निकालने का काम जारी है। ऊपर से फ्रीजिंग वेदर के कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में कई तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और सालों से सिविल वॉर का शिकार बने सीरिया के लिए तो ये रेस्क्यू प्रोग्राम और भी मुश्किल होते जा रहा है। अपने बयान में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इस डिजास्टर को टर्किश जनरेशंस का वर्स्ट इवेंट बताया है। वहीं WHO का कहना है कि अर्थक्वेक से इफेक्ट हुए लोग एक सेकेंड डिजास्टर को फेस करने के एज पर खड़े हैं, क्योंकि कोल्ड वेदर और कंटिन्यूअस स्नो उनकी लिविंग कंडीशंस को और ज्यादा हॉरिफिक बना सकता है। ऐसे में इस ट्रैजिक सिचुएशन में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने रिलीफ एड प्रोग्राम्स और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए टर्की और सीरिया के लोगों की मदद करती नजर आ रही है। इसी ह्यूमैनिटेरियन कॉल को आंसर करते हुए इंडिया ने भी ऑपरेशन दोस्त के तहत इन अफेक्टेड देशों में एड सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में अब तक हमने अपनी 3 NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम्स, एक फील्ड हॉस्पिटल के साथ साथ रिक्वायर्ड मटेरियल्स, मेडिसिन और इक्विपमेंट्स को भी टर्की और सीरिया के प्रोविंसेस में भेजा है। इसके अलावा इंडिया ने 7 4 व्हील व्हीकल्स और ट्रक्स को इंडियन एयरफोर्स के C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट द्वारा एयरलिफ्ट करके गाजियाबाद से टर्की के अडाना पोर्ट में पहुंचाया है। साथ ही इंडिया से उड़ान भर 9 फरवरी को रेस्क्यू पर्सनल, डॉग स्क्वाड्स, एसेंशियल आइटम्स और मेडिकल इक्विपमेंट से भरा 6th प्लेन भी टर्की पहुंच गया है। ऑलरेडी इंडिया टर्की के हताय प्रोविंस में स्थित इस्कंदरन में एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर चुका है, जहां इंडियन मेडिकल एक्सपर्ट्स क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। टर्की के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने C-130J एयरक्राफ्ट से सीरिया के लिए रिलीफ मटेरियल्स भेजे हैं, जिनमें मेडिसिन, पोर्टेबल ECG मशीन्स और पेशेंट मॉनिटर्स जैसे एसेंशियल मेडिकल सप्लाई शामिल थे। इंडिया में टर्की के एम्बेसडर फिरात सुनेल ने इस ऑपरेशन को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि ये एक क्रिटिकल और सिंबॉलिक ऑपरेशन है जो न सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के टाइज को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया के सामने इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी सेट करेगा, खासकर एक ऐसे समय में जब यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे जंग में ऑपोजिट व्यूज रखने के बावजूद भी लगभग 24 कंट्रीज इस मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उधर सिविल वॉर से जूझ रहे सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना दूसरे कंट्रीज के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये कंट्री वेस्ट के हैवी सैंक्शंस के तले दबी हुई है। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फिलॉसफी को फॉलो करते हुए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रही है, जिनके ऊपर सैंक्शंस का कोई असर नहीं होना चाहिए। इंडिया के ऑपरेशन दोस्त का शायद सबसे अप्रोप्रिएट फोटो इंडियन आर्मी द्वारा हाल ही में शेयर किया गया, जहां एक टर्किश महिला एक आर्मी की फीमेल ऑफिसर को चूमती हुई नजर आई। दोस्ती और विश्वास की तस्वीर ऐसे क्राइसिस के समय इंसानियत के लिए एक जलता चिराग है और ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ऐसी ट्रेजेडी पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। दोस्तों, चाहे वॉर्स हो या नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई और क्राइसिस, इंडिया के रिलीफ और रेस्क्यू मिशन का इतिहास काफी लंबा है। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ऐसे ही कुछ मिशंस के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम इंडिया के बिगेस्ट ओवरसीज इवैक्यूएशन और रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने समय समय पर अपने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसे किसी क्राइसिस से गुजर रहे देश की ओर मदद का पहला हाथ बढ़ाया है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं।
इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th ऑफ फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक इंडिया ने अफ्रीका, एशिया से लेकर साउथ अमेरिका तक अपने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम्स और मिशन से हर मुमकिन मदद पहुंचाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आर्काइवल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रिलीफ असिस्टेंस पहुंचाने के लिए इंडियन ओवरसीज मिशन की शुरुआत 1970 से हो चुकी थी। दरअसल इसी साल 1970 में साउथ अमेरिकन नेशन पेरू ने अपने इतिहास के मोस्ट कैटास्ट्रोफिक नेचुरल डिजास्टर को तब फेस किया जब 31 मई को पेरुवियन कोस्ट के करीब पैसिफिक ओशन में 7.9 मैग्नीट्यूड की सीरीज ऑफ अर्थक्वेक के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स अकर हुए। वहीं इस अर्थक्वेक के चलते बहुत से पेरुवियन हिली एरियाज में एवलांचेस भी आए, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। पेरू में आए इन एवलांचेस को दुनिया का डेडलीस्ट एवलांच माना जाता है। इस डिजास्टर को ग्रेट पेरुवियन अर्थक्वेक या 1970 एनकैश अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस डिजास्टर में 66,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, वहीं 50,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इंडिया ने तुरंत 7 समुंदर पार बसे इस देश में मदद पहुंचाने और लोगों के लिए मेडिसिन और फूड आइटम्स मुहैया कराने का काम शुरू किया। हालांकि वो दौर था जब इंडिया खुद एक स्लो डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा था और देश के पास संसाधन यानी रिसोर्सेज की सीमित मात्रा में मौजूदगी थी। लेकिन फिर भी जब दुनिया के इस कोने में मदद की गुहार लगाई गई, इंडिया ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया। दोस्तों, 1970 से 2000 के बीच इन 3 दशकों में भी इंडिया ने इसी तरह अनेक छोटे बड़े ओवरसीज ऑपरेशंस को कंडक्ट किया। लेकिन इस दौर में लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते इंडिया इन ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इंडिया और उसके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स की असली कहानी 2000 के बाद शुरू हुई, जब 1991 में लागू हुए LPG रिफॉर्म्स के चलते देश में इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ग्रोथ का ओवरऑल ग्राफ ऊपर की ओर गया। इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते अब सरकार के पास इस तरह के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर फंड्स मौजूद थे। साथ ही अब इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने वाली इंडियन टीम्स के पास भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं थी। तो आइए 21st सेंचुरी में इंडिया द्वारा किए गए मेजर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, साल 2003 में श्रीलंका ने अपने 56 इयर्स के वर्स्ट फ्लड को तब फेस किया जब मई के महीने में बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बॉब 01 ने श्रीलंका में एक्सट्रीम फ्लडिंग कंडीशन क्रिएट कर दी। इस एक्सट्रीम कंडीशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में श्रीलंका के रत्नापुर में 99.8 mm बारिश हुई। हैवी रेनफॉल के चलते आई फ्लड ने श्रीलंका के 24,000 से ज्यादा घरों को तबाह करके रख दिया और 8 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होने को मजबूर हो गए। साथ ही इस डिजास्टर से श्रीलंकन इकोनॉमी को $135 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा और हमारे इस छोटे से पड़ोसी आइलैंड नेशन के लोग दाने दाने को मजबूर हो गए। इस विकट परिस्थिति में इंडिया ने श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। इंडिया ने तुरंत अपने नेवल वेसल्स INS शारदा को श्रीलंका की ओर डिप्लॉय किया। साथ ही हमने अपने 2 IL एयरक्राफ्ट्स, एक AN-32 एयरक्राफ्ट और 9 इन्फ्लेटेबल बोट्स को 283 पर्सनल के साथ श्रीलंका की ओर भेजा। इन 283 पर्सनल्स में मेडिकल ऑफिसर्स और ड्राइवर से लेकर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी मौजूद थे। इन सब के अलावा इंडिया ने श्रीलंका को फूड पैकेट्स, ब्लैंकेट्स और मेडिकल सप्लाईज के 16 ट्रक लोड्स भी मुहैया कराए, जिसने श्रीलंका को इस कठिन परिस्थिति से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, श्रीलंका में रेस्क्यू को एग्जीक्यूट करने के 1 साल बाद फिर एक इंडियन ओशन आइलैंड नेशन ने इंडिया की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। वो देश था मालदीव्स। दरअसल 26 दिसंबर को नदन सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट पर बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के रप्चर से शुरू हुए एक अर्थक्वेक ने पूरे इंडियन ओशन को हिला कर रख दिया। यह अर्थक्वेक इतना इंटेंस था कि कुछ इलाकों में मर्कैली स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 9 तक पहुंच गई थी। दोस्तों, मर्कैली स्केल या मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल एक ऐसा स्केलिंग मेथड है जिसका इस्तेमाल अर्थक्वेक से पैदा हुई शेकिंग इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इतनी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक के चलते इंडियन ओशन में सुनामी आ गई, जिसने रातों रात मालदीव्स की कैपिटल माले के 2/3 एरिया को फ्लड कर दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए इंडिया ने तुरंत 6 नेवल शिप, 1 नेवल टैंकर,
4 एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स को मालदीवियन वाटर्स में भेजा। फ्लड में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मेडिकल कैंप्स को शिप पर ही स्टैब्लिश कर दिया गया और जरूरतमंद लोगों तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाया गया। साथ ही इस दौरान तत्कालीन भारतीय सरकार ने मालदीव्स को 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का रिलीफ पैकेज भी मुहैया करवाया। लेकिन जो बात इंडिया के इस एफर्ट को खास बनाते हैं वो ये कि वो वक्त था जब इंडिया खुद ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा था। दरअसल 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में जिस सुनामी ने जन्म लिया था उसका कहर इंडियन कोस्टल स्टेट्स भी झेल रहे थे, जिसके चलते खुद इंडिया में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 6 लाख से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की असली पहचान श्रम नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में उजागर होती है। ऐसी विषम यानी ऑड सिचुएशंस में हिंदुस्तान ने सिर्फ अपने लोगों के बारे में ना सोचते हुए हिंद महासागर के अपने इस छोटे से पड़ोसी मुल्क में फंसे लोगों के दर्द और तकलीफ को भी समझा और इस ह्यूमैनिटेरियन कॉल को पॉजिटिवली आंसर किया। दोस्तों, साल 2005 में कश्मीर की खूबसूरत वादियों को एक 7.1 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक ने वीरान करके रख दिया। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्पॉट किया गया था। दोस्तों, एपिसेंटर उस पॉइंट को कहा जाता है जहां किसी अर्थक्वेक की शॉक वेव्स अर्थ सरफेस को सबसे पहले हिट करती है। मुजफ्फराबाद से शुरू हुए इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर तक देखने को मिला था। पाकिस्तान के लिए यह अर्थक्वेक कितना घातक था, इस बात का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अर्थक्वेक ने पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। वहीं 3.5 लाख से ज्यादा लोग होमलेस हो गए थे। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल नेबर होने के नाते इंडिया ने अपने बायलैटरल इश्यूज को साइडलाइन करते हुए पाकिस्तान में रेस्क्यू एफर्ट शुरू किए, जहां हमने न सिर्फ पाकिस्तान में अपने रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजे, वहीं साथ ही रिलीफ मटेरियल्स के लिए 2 ट्रेन्स भी चलाई, जिसके जरिए 1300 टन का रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान पहुंचाया गया। साथ ही इंडिया ने पाकिस्तान को $25 मिलियन का असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। दोस्तों, ईयर 2006 में लेबनान वॉर के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सुकून कंडक्ट किया था, जिसके थ्रू लेबनान में फंसे इंडियंस, श्रीलंकन्स और नेपालीज और यहां तक कि इंडियन नेशनल से विवाहित लेबनीज को भी इंडियन नेवी ने कॉन्फ्लिक्ट जोन से रेस्क्यू किया था। इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए 4 इंडियन नेवल वेसल्स INS मुंबई, INS बेतवा, INS ब्रह्मपुत्र और INS शक्ति को डिप्लॉय किया गया। ये नेवल वेसल्स अपने साथ इंडिया और साइप्रस गवर्नमेंट से मिले 115 टन एड्स को भी लेबनान ले गए थे। इस सपोर्ट प्रोग्राम में मेडिकल सप्लाईज, क्लोथिंग, एंटीसेप्टिक्स, फूड आइटम्स जैसे एसेंशियल्स एड शामिल थे। इस ऑपरेशन के जरिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे करीब 2280 इंडिविजुअल्स को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया गया था, जिनमें 1800 इंडियन नेशनल्स, 379 श्रीलंकन, 69 नेपालीज और 5 लेबनीज सिटीजन शामिल थे। साथ ही इस दौरान इवैक्यूएशन के बाद भी इंडियन टास्क फोर्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को मॉनिटर करने के लिए और वहां बसे बाकी इंडियन नेशनल्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए लेबनान के इंटरनेशनल वाटर्स में तैनात रही। फाइनली ये वेसल्स 10 अगस्त 2006 को अपने होम पोर्ट्स के लिए रवाना हुई और इस ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया। दोस्तों, साल 2008 इंडियन ह्यूमैनिटेरियन एड एफर्ट्स के लिए स्वर्णिम साल था, क्योंकि सिर्फ इस एक साल में इंडिया ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत अपने 5 पड़ोसी देशों को विकट परिस्थितियों में मदद पहुंचाने का काम किया था। सबसे पहले इंडिया ने अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 10 एम्बुलेंसेस को अफगानिस्तान पहुंचाया। साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान में एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए 30,000 बेंचेस भी पहुंचाई। उसके बाद बांग्लादेश फ्लड सिचुएशन के दौरान इंडिया ने फूड शॉर्टेजेस को झेल रहे बांग्लादेशियों के लिए 40,000 टन चावल और 10,000 टन स्किम्ड मिल्क मुहैया करवाया। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी तरह इसके ठीक 1 साल पहले यानी साल 2007 में भी बांग्लादेश में आए साइक्लोन के दौरान इंडिया ने बांग्लादेश को एक ऐसे ही मदद पहुंचाई थी, जहां साइक्लोन में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने अपने INS घड़ियाल को डिप्लॉय किया। साथ ही इंडिया ने एसेंशियल आइटम्स के अलावा इन काइंड असिस्टेंस के रूप में 1.5 मिलियन और कोस्टल विलेजेस अडॉप्टेशन के लिए 2.5 मिलियन का फंड एलोकेट किया। दोस्तों, 2008 में बांग्लादेश में फ्लड साइक्लोन नरगिस के कारण आई थी। इसी साइक्लोन नरगिस ने म्यांमार को अपनी चपेट में लिया था। म्यांमार को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया ने अपने 2 नेवल शिप INS राणा और INS किरपान को डिप्लॉय किया। इन 2 नेवल शिप के अलावा इंडिया ने अपने 6 IL-76 एयरक्राफ्ट, 2 AN-32 एयरक्राफ्ट के साथ 2 मेडिकल टीम और 47 पर्सनल को डिप्लॉय किया। साथ ही इंडिया ने म्यांमार को 125 टन मेडिकल रिलीफ मटेरियल भी
प्रदान किया। इसी साल नेपाल और पाकिस्तान में फ्लड कंडीशन क्रिएट हो गई, जिसके कारण इन दोनों देशों को जान माल का हैवी लॉस फेस करना पड़ता। इस सिचुएशन से रिकवर करने के लिए इंडिया ने नेपाल को 4.5 मिलियन US$ का कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया और पाकिस्तान को 1.3 करोड़ का रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का सिलसिला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन 2015 में पैदा हुई थी, जब यमन गवर्नमेंट और हौथी रेबल्स के बीच टसल इंटेंस फाइट में बदल गया था। मार्च 2015 में सऊदी अरेबिया लेड कोएलिशन ने यमन सरकार को सपोर्ट करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन किया और यमन के कैपिटल साना पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए। ऐसे में वहां से 4,640 इंडियन सिटीजन्स और 41 कंट्रीज के 960 फॉरेन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने जी जान लगा दी। तेजी से एस्केलेट हो रहे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में डिप्लॉयमेंट से लेकर रेस्क्यू कोऑर्डिनेट करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मैक्सिमम एफर्ट्स पुट किए। ये इवैक्यूएशन प्रोग्राम 1 अप्रैल 2015 को पोर्ट ऑफ एडन से स्टार्ट किया गया। 3 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया ने एयरलिफ्ट स्टार्ट की। इस ऑपरेशन के पहले फेज में 6,710 इमिग्रेंट्स को साना से बाई एयर जिबूटी लाया गया। वहीं ऑपरेशन के सेकेंड फेज में आईएएफ के 3 नए C-17 ग्लोब मास्टर्स ने इन इमिग्रेंट्स को जिबूटी से फाइनली इंडिया ले आए। एफर्ट्स को और प्रोएक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन नेवी के नेवल वेसल्स मुंबई, सुमित्रा और तरकश को भी डिप्लॉय कर दिया था। फाइनली एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन को 9 अप्रैल और सी इवैक्यूएशन ऑपरेशन को 11 अप्रैल की रात खत्म कर दिया गया था। इंडिया का ये मिशन इतना इफेक्टिव था जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 26 से भी ज्यादा कंट्री, जिनमें यूएस और यूके जैसे देश भी शामिल थे, उन्होंने इंडिया से अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करने की गुहार लगाई थी, क्योंकि उनके पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज नहीं थे। अप्रैल 2015 में जब 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नेपाल में तबाही मचा रहा था, तब एक रिस्पॉन्सिबल पड़ोसी होने के नाते इंडिया ने तुरंत एड और रेस्क्यू भेजने का काम शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मैत्री का नाम दिया गया, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस हिमालयन स्टेट में कई लोगों की जान बचाई। अर्थक्वेक हिट करने के सिर्फ 4 घंटे में ही आईएएफ ने एक C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और एक IL-76 गजराज को 295 एनडीआरएफ पर्सनल, 46.5 टन एड और 5 स्निफर डॉग्स के साथ नेपाल भेज दिया। साथ ही अगले 1 महीने तक न्यू दिल्ली कई तरह के रिलीफ मटेरियल सप्लाई करता रहा। इनमें वाटर, फील्ड हॉस्पिटल्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, पैरामेडिक्स, स्ट्रेचर्स, मेडिसिन, प्रिपेयर्ड फूड, मिल्क, यूटेंसिल्स, वेजिटेबल्स, मील्स रेडी टू ईट, आरओ प्लांट्स और ऑक्सीजन रीजनरेटर्स जैसे आइटम शामिल हैं। यही नहीं, एयरफोर्स कम्युनिकेशन सेंटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम्स, एक्सरे, लेबोरेटरी और पेशेंट बेड्स भी इंडिया द्वारा नेपाल के लिए अवेलेबल करवाए गए। एयरक्राफ्ट्स के अलावा इन ऑपरेशन में 8 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए गए थे, जिनमें Mi-17 V5 और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट ने करीब 1677 सॉर्टीज लगाई थी और 5188 लोग और 780 कैजुअलिटीज को रेस्क्यू किया गया था। इनफैक्ट ये ऑपरेशन लुकला, धाडिंग, मिलांची, गोरखा, चौतारा, चरीकोट, मेलुम, अरोघाट, धुंचे, रामेछाप, बरपाक, नारायण, छोर, नामची बाजार, तातोपानी और लमाबागार जैसे इनएक्सेसिबल रीजन्स में किया गया था, जो इस ऑपरेशन को और भी खास बना देते हैं। आखिर 4 जून को यह मिशन ऑफिशियली एंड कर दिया गया, जब आईएएफ का C-17 ग्लोब मास्टर 3 इंडियन कॉन्टिनेंट के लास्ट ग्रुप को लेकर नेपाल से दिल्ली के पलाम एयरपोर्ट पहुंच गया। दोस्तों, साल 2017 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या मुस्लिम्स रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिली, जहां हजारों रोहिंग्यास को बर्मीज यानी म्यांमार मिलिट्री के परसिक्यूशन के चलते दूसरे कंट्री में फ्ली होना पड़ा। इस रेफ्यूजी क्राइसिस कॉल को आंसर करते हुए इंडिया ने रिलीफ मटेरियल से लेकर टेंट और शेल्टर होम्स प्रोवाइड कराने का काम किया। इन सब एफर्ट्स के अलावा साल 2018 में अफगानिस्तान ड्रॉट के दौरान और 2019 में श्रीलंका टेररिस्ट अटैक जैसे अननेचुरल डिजास्टर के दौरान भी इंडिया ने अपने ह्यूमैनिटेरियन एड्स को लास्ट माइल तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, 1970 में पेरुवियन रिलीफ एफर्ट से लेकर 2023 में ऑपरेशन दोस्त तक इंडिया ने हर कठिन परिस्थिति में अपने देश के लोगों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों को भी जरूरत के समय हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का काम किया है। और यही कारण है कि आज विश्व पलटकर इंडिया को एक सॉफ्ट पावर की तरह देखता है। और इस सॉफ्ट पावर को हासिल करने के पीछे इंडियन एयर पावर की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी काफी क्रूशियल रही है।
क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एयर पावर ही सबसे पहला रिस्पॉन्डर होता है। जहां तक कैपेबिलिटी की बात है तो इन सारे एग्जांपल्स में हमने देखा कि कैसे इंडिया ने अपने मिलिट्री और सिविल एसेट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू क्विक डिप्लॉयमेंट और रेस्क्यू एफर्ट्स जैसे टास्क को अंजाम दिया है। हालांकि कैपेसिटी के मामले में इंडिया को अभी भी कैचअप करना है, क्योंकि ALH ध्रुव के सिवा हम कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस नहीं करते। इनफैक्ट ALH ध्रुव के क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए भी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन जब सवाल क्रेडिबिलिटी पे हो तो इंडिया गर्व से ये कह सकता है कि उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस अपने पड़ोसी मुल्क से आए हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। उदाहरण के तौर पर 1991 में बांग्लादेश में आए सुपर साइक्लोन से मची तबाही के दौरान हिंदुस्तान ने तुरंत अपने इस नए पड़ोसी मुल्क को ह्यूमैनिटेरियन एड मुहैया करवाई। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान 2004 में भी करता नजर आया, जब इस साल भयानक सुनामी के बाद श्रीलंका और मालदीव जैसे इंडियन ओशन नेशंस फूड और मेडिसिन शॉर्टेज के कारण चरमराते हुए दिखाई दे रही थी। इसी तरह 2015 में भी अर्थक्वेक अफेक्टेड नेपाल को सबसे पहले हिंदुस्तान का ही सहारा मिला। इन एग्जांपल्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि टर्की और सीरिया में आए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में इंडिया का क्विक रिस्पांस कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 दशकों में ऐसे कई क्राइसिस में इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और नेट प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंट बन के उभरा है, जहां हम ऐसी इमरजेंसीज के रिस्पॉन्ड कॉल को एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड अप्रोच के साथ फॉलो करते नजर आए हैं। वहीं इंडिया के ये एड एफर्ट्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि हमने इन एड्स के बदले कोई डिमांड या शर्त नहीं रखी है। लेकिन बावजूद इन सभी खूबियों के कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अगर इंडिया को अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना है तो हमें दूसरे एडवांस कंट्रीज की तरह एक प्रोफेशनलाइज्ड ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसी क्रिएट करने की जरूरत है। ये कोई नया आइडिया नहीं है। दरअसल 1952 में नेपाल में एक इंडियन एड मिशन को एस्टैब्लिश किया गया था, जो आगे चलकर इंडियन कोऑपरेशन मिशन बना। सिमिलरली इंडियन डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाम का एक और प्लान 2003 से 2007 के बीच रन किया गया था। करेंटली 2012 में एस्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट असिस्टेंस और HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ दोनों को ही हैंडल करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मल्टीपल एजेंसीज के बदले इंडिया को US एड जैसे एक ऑटोनॉमस एजेंसी क्रिएट करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ड्रिवन एंगेजमेंट्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर सके। ऐसी एक एजेंसी का क्रिएशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया के ये एफर्ट्स न सिर्फ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल हैं, बल्कि साथ में डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका रोल मच वाइडर है। इंडिया UNSC में जिस परमानेंट मेंबरशिप की तलाश कर रहा है, उनका रास्ता इसी तरह दुनिया का विश्वास जीतने से गुजरता है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारा देश हर जगह हर वक्त मदद का वो पहला हाथ बनकर सामने आए, जिसकी उम्मीद दुनिया हमसे करती है। और इसी सोच के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।